नमस्कार। आप सबों के बीच एक बार फिर से सेट थ्योरी का अगला लेक्चर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चलिए आज हम लोग देखते हैं सेट थ्योरी का लास्ट टॉपिक कह लीजिए, ये है जॉन वेन वाला सेट थ्योरी, है ना। जॉन वेन का सेट थ्योरी दरअसल क्या होता है हम लोग देखते हैं। आज का हेडिंग है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, यानी अभी तक जो हम लोग सेट थ्योरी पढ़े ना, वो सेट थ्योरी था जॉर्ज कांटर का। जैसा कि हम लेक्चर 1 में बतला चुके हैं कि सेट्स दो आदमी मिलकर के सेट थ्योरी को कंप्लीट किया है, जॉन वेन और जॉर्ज कांटर। यानी अभी तक जो हम लोग सेट थ्योरी देख रहे थे वो जॉर्ज कांटर साहब का सेट थ्योरी था। तो अब हम लोग देखेंगे कि जॉन वेन साहब का सेट थ्योरी क्या होता है। हालांकि ये जो चैप्टर है ना, ये जो एक्सरसाइज है ना, और जो जॉन वेन का जो सेट थ्योरी है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा और सारे क्वेश्चन को बारीकी से करिएगा। हालांकि सबसे पहले वेन डायग्राम इसलिए बोला गया क्योंकि उन्होंने कांटर साहब का सारा सेट्स को एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है और अच्छे तरीके से इसको अंजाम तक भी पहुंचाया है। सबसे पहले एक सेट थ्योरी को कांटर साहब दो मेथड में डिवाइड किए थे, रिप्रेजेंट किए थे। एक का नाम था सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरे का नाम था रोस्टर फॉर्म। एक रोस्टर फॉर्म का अगर एग्जाम्पल ले लें तो सपोज करिए एक सेट ए है जिसमें मेंबर 1, 2, 3 एंड 4 था। मतलब कि एक नंबर से दूसरा नंबर के बीच का रिलेशन या सेपरेशन कॉमा से रहता था। तो सबसे पहले सेट थ्योरी का जो सारा सेट ऑफ नंबर है या मेंबर है या एलिमेंट है, उसको डायग्राम में लाने का सबसे पहले सोचे थे एक स्विट्जरलैंड के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लियोनार्ड यूलर, है ना। लियोनार्ड यूलर साहब ने सोचा कि जो सेट्स का जितना मेंबर है उसको एक सर्कल के अंदर भी लिखा जा सकता है, और इस सोच को धरातल पर लाने का काम इंग्लैंड के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम जॉन वेन था। जॉन वेन साहब ने वेन डायग्राम दिया है। वेन डायग्राम का जॉन वेन इंग्लैंड के एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, बहुत कुख्यात मैथमेटिशियन थे। इनका जन्म जो था 1834 में हुआ था और ये 1883 में इनका डेथ हो गया। महज ये अगर कैलकुलेट करें तो 49 के उम्र तक ये जिए, है ना। इस 49 के उम्र तक में इन्होंने दुनिया को ऐसा टॉपिक दे गया जो अब भी हम लोग सेट थ्योरी का यूज काफ़ी सारे जगहों पर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए करते हैं। वेन डायग्राम का यूज केवल सेट थ्योरी में नहीं है। वेन डायग्राम का यूज हम लोग प्रोबेबिलिटी में करते हैं, हम लोग स्टेटिस्टिक में करते हैं, या फिर अगर कंपटीशन के सेक्टर में देखें तो रीजनिंग में इसका यूज होता है, या फिर हम लोग देखें तो कंप्यूटर साइंस में इसका ज़बरदस्त यूज होता है। इसलिए आप लोग वेन डायग्राम अच्छे से समझेंगे, है ना। तो यूलर साहब ने कहा कि जो सेट्स का मेंबर है ना, उसको सर्कल के अंदर यानी किसी बंद लूप के अंदर एक लूप के अंदर लिखा जा सकता है, एक सर्कल के अंदर लिखा जा सकता है। और उनकी इस सोच को सत्य साबित कर दिखलाया जॉन वेन साहब ने। चलिए देखते हैं जॉन वेन साहब ने क्या किया कि जो सेट है ना, उन्होंने यूनिवर्सल सेट को सपोज करिए एक्स यूनिवर्सल सेट है जिसको कि रेक्टेंगल में डिनोट किया। रेक्टेंगल से सेट थ्योरी का जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको रेक्टेंगल शेप में लिखा, और बाकी जो शेप है, जो सबसेट है, वो ए हो या बी हो या सी हो, उसको सर्कुलर शेप में लिखा, सर्कल में लिखा। यानी ये एक्स जो है ना, वो एक्स यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब देखिए यानी कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोगों को पता है ना यूनिवर्सल सेट क्या होता है। हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल सेट जो है, सपोज करिए एक मेंबर 1, 2, 3, 4, 5
एंड 6 ले लिए और एक सेट ए ले लिए जिसमें मेंबर है 2, 3 एंड 4। आप लोगों को देख के ही लग रहा होगा कि इन दोनों में यूनिवर्सल सेट कौन सा है। हम लोग देख पा रहे ए का सारा मेंबर एक्स में मिल रहा है, यानी एक्स यूनिवर्सल सेट है। और एक्स को हम लोग किस शेप में डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल में। यानी एक रेक्टेंगल बना लिए, ये रेक्टेंगल किसके लिए है, एक्स के लिए। और x के अंदर में ही ना सेट ए आ रहा है, तो x के अंदर सेट को हम लोग सर्कल में लिखेंगे, है ना, सर्कल में। ये हुआ आपका सेट ए। सेट ए में कौन कौन सा मेंबर मिला, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पे 2, 3 एंड 4 लिख दिए। और बाकी जो मेंबर सब यूनिवर्सल सेट में बच गया उसमें से 2, 3 और 4 नहीं लिखेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में 1, 5 और 6 बचा, 1, 5 और 6 बाहर लिख देंगे, सेट ए से बाहर लिखेंगे और रेक्टेंगल के अंदर लिखना है। हम लोग देखते हैं कुछ कुछ एग्जाम्पल वेन डायग्राम का। सबसे पहला एग्जाम्पल कि हम लोग एक सेट ले लेते हैं x, है ना, एक सेट ले लेते हैं x। जरूरी नहीं यूनिवर्सल सेट को हम यहाँ x बोल रहे हैं, कई लोग ओम से या फिर के एक्स से, जिससे भी लेट करें वो कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट होना चाहिए। एक सेट सपोज करिए ए बी सी डी एंड ई है और एक सेट ए है जिसमें मेंबर है ए बी सी, और एक सेट है जिसमें मेंबर है डी और ई, है ना, डी और ई। इससे एक मेंबर हम हटा देते हैं कुछ क्षण के लिए। सारा एग्जाम्पल लेंगे बारी बारी से, ये पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस तीनों सेट को आपको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। ये सेट x है, a है, b है। आप पहले तो ये पकड़ लीजिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, x होगा, है ना, क्योंकि x में a का भी सारा मेंबर, b का भी सारा मेंबर दिख रहा है। जब इन तीनों को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो हम लोग सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे यूनिवर्सल सेट के लिए, मीन्स x के लिए, और देखेंगे कि क्या सेट a और b में कोई भी मेंबर मिल रहा है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यानी कि ये a और b तो x के अंदर ही बनेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग अलग जगह पर बैठा रहेगा। सपोज करिए ये सेट a है और ये सेट b है ना, ये सेट a है, ये सेट b है। सेट a में मेंबर a b है और सेट बी में मेंबर डी और ई है। बाकी यूनिवर्सल सेट में कौन कौन सा मेंबर लिखा जाएगा, तो ए बी डी ई छोड़ करके, ए बी डी और ई छोड़ करके बचा सी, तो सी रेक्टेंगल के अंदर और सेट ए बी से बाहर कहीं लिख दिए, है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए एक यूनिवर्सल सेट है x जिसमें मेंबर है ए बी सी डी ई एंड एफ। एक सेट है a जिसमें मेंबर है ए बी सी डी, और एक सेट है b जिसमें मेंबर है सी डी एंड ई, है। तो हम लोग इस सेट को वेन डायग्राम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये हुआ आपका एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसके लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए। और पहले आप तीनों सेट में ये यूनिवर्सल सेट को आप सभी पकड़ लीजिए। यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, ए का भी सारा मेंबर मिल रहा है एक्स में, बी का भी सारा मेंबर एक्स में मिल रहा है, इसका मतलब एक्स यूनिवर्सल सेट हुआ। इसका मतलब ये है कि x के अंदर में ही a लिखा जाएगा और x के अंदर में ही b दिखा जाएगा। अब एक बात और देखिए, क्या a और b में कुछ मेंबर मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है, c और d यहाँ भी, c d यहाँ भी, मतलब a और b का पोर्शन कुछ ओवरलैप करेगा, थोड़ा सा पोर्शन एक दूसरे में घुसा हुआ रहेगा। मान लेते हैं ये सेट a है और ये सेट b है, आप यहाँ सेट ए लिखेंगे, आप सेट बी लिखेंगे। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ए का भी आ रहा है पार्ट और बी का भी पार्ट आ रहा है। तो ए और बी में दोनों में कॉमन, अच्छा कॉमन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, डिनोट करते थे, इंटरसेक्शन से। यानी ए और बी में कौन सा मेंबर मिल रहा है, सी और डी। तो इस पोर्शन में एलिमेंट सी और डी को लिखेंगे। बाकी ओनली ए में, केवल ए में क्या दिख रहा है, ए और बी, तो यहाँ पे ए बी लिखेंगे। बी में कौन सा मिल रहा है, सी डी छोड़ करके ई। अब यहाँ से यूनिवर्सल सेट में कौन सा मेंबर लिखा जाएगा, ए बी सी डी, ए बी सी
डी, ये सारा छोड़ करके, यानी ए लिखा जा चुका है, ई लिखा जा चुका है, सी लिखा जा चुका है, डी लिखा जा चुका है, बी लिखा जा चुका है, एक बचा एफ, तो एफ को यहाँ पे लिख दिए, है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए एक सेट है एक्स जिसमें मेंबर है 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और एक सेट ले लेते हैं एक सेट ले लेते हैं ए जिसमें मेंबर है 2 3 4 एंड 5, और एक सेट ले लेते हैं बी, तो यहाँ पे ले लिए 2 एंड 4, ठीक है। इसको आपको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट तो एक्स हो गया। अच्छा एक बात, तीनों सेट को देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक्स जो है, ए जो है वो एक्स का सबसेट है, यानी ए जो है वो x का सबसेट है, होगा ही क्योंकि x यूनिवर्सल सेट है, और b जो है वो x का भी सबसेट है, और जो b है वो a का भी सबसेट है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो b बनेगा ना वो a के अंदर होगा, क्योंकि b का सारा मेंबर a में दिख रहा है। जब इस सेट को, इस तीनों को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो जरा देखिएगा। सपोज करिए एक रेक्टेंगल बना लिए। रेक्टेंगल किसके लिए? यूनिवर्सल सेट के लिए। इस वक्त बी और ए में कुछ एलिमेंट नहीं मिल रहा है, बी का सारा मेंबर ए में मिल रहा है, मतलब ए के अंदर बी बनेगा। हम यहाँ पे एक सेट बना लिए ए और उसके अंदर एक सेट बना लिए बी, यानी इस सेट को बी लिखेंगे, इस सेट को ए लिखेंगे। बी में कौन कौन सा मेंबर है? 2 एंड 4। बाकी ए में 2 और 4 छोड़ देंगे तो बचेगा 3 और 5, तो ए में कहीं पे 3 और 5 लिख दिए, 3 और 5। बाकी यहाँ से यूनिवर्सल सेट में कौन कौन सा मेंबर लिखा जाएगा? तो 2 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 6 और 7 बचा, तो यहाँ पे 6 और 7 लिख दिए, हालांकि कट करके नहीं दिखलाना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वेन डायग्राम का एक्चुअल यूज़ क्या होता है। इसका फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे आता है। चलिए सपोज करिए एक हम वेन डायग्राम बनाते, एक फिगर बनाते हैं। ये एक यूनिवर्सल सेट है और एक सेट यहाँ पे ए बना लिए और एक सेट बी बना लिए। ये सेट ए है, ये सेट आपका बी है, और जितना स्पेस दिख रहा है ना ए और बी में, सब में कुछ कुछ मेंबर लिख देते हैं। यहाँ सपोज करिए ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए। हम आपसे बोले कि ए और बी में टोटल कितना मेंबर है, तो तुरंत आप सभी तुरंत बोलिएगा सर 3 मेंबर है, ए बी और सी, है ना, ए बी और सी। तो हम लोग फार्मूला कैसे निकालेंगे समझिएगा। अभी यहाँ पे आपसे अगर बोला जाए कि ए यूनियन यानी टोटल, हम लोग अभी पिछले ही लेक्चर में देखे, टोटल जब भी रहे ना उसको यूनियन लिखेंगे। टोटल रहे या और लिखा रहे या एटलीस्ट लिखा रहे, है ना, एटलीस्ट लिखा रहे, या एक और वर्ड रहेगा आइदर ए आइदर बी, है ना, आइदर ए लिखा रहेगा और बी लिखा रहेगा। इन सारे के जगह पर हम एक ही वर्ड यूज करेंगे, यूनियन, यूनियन, है ना। इतना चाहे आइदर ए और बी रहे या एटलीस्ट रहे या और रहे या टोटल रहे, उसके जगह पर यूनियन यूज करेंगे। यानी आपसे अगर पूछा जाए ए और बी में कितना मेंबर है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालना है, तो सर 3 मेंबर ए बी सी, 3 मेंबर कौन कौन सा? ए बी और सी, यही तीनों मेंबर है। चलिए हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे आता है ना। आपसे अगर बोला जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बताइए, तो आप सबसे पहले लिखिएगा एन ए, और भाई साहब जैसे आप एन ए लिखे ना, तो एन ए में कितना मेंबर दिख रहा है? 2 मेंबर, ए और बी, यानी एन ए में 2 ले लिए। फिर यहाँ पे लिखिएगा प्लस एन बी और माइनस कर दीजिएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा क्यों फॉर्मूला लिखे? फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, आप सुनिए। जब भी आप एन ए लिखे ना, तो ए और बी दोनों मेंबर लिख दिए, है ना, ए और बी दोनों मेंबर लिख दिए। और जब आप एन बी लिखे,
उसमें भी 2 मेंबर है। टोटल एन बी में कितना मेंबर, बी और सी दिख रहा है पूरे बी वाला सेट में, यानी 2 मेंबर दिखा, कौन कौन, बी और सी। तो आप देखिए कि ए और बी में जब टोटल लिखना चाहे ना तो ये जो बी है ना दोनों जगह आ गया, 2 बार आ गया। यानी कि जब आप एन ए लिखे तब भी बी आ गया, जब आप एन बी लिखे तब भी बी आ गया। यानी ये जो बी है ना 2 बार लिख दिए, इसलिए 1 बार बी को माइनस किए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्यों लगाएं, क्योंकि ये जो बी बैठा है ना, ये बी कहाँ बैठा है, दोनों के कॉमन में बैठा है, ए और बी दोनों के गोद में बैठा है, ए और बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन पोर्शन को तो इसी से इंटरसेक्शन से लिखते हैं इसलिए। और कितना मेंबर उसके ए और बी के में बैठा है, एक ही मेंबर बी, तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे लिखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, फॉर्मूला तो समझ में आ गया। अगर कहीं पर दे दे कि ओनली ए निकालना है ना, सिर्फ ए में कौन कौन सा मेंबर है, केवल ए में, तो सिर्फ ए में ये वाला छोटा ए बैठा हुआ है ना, छोटा वाला ए बैठा है, स्मॉल ए बैठा है। तो इसको चूंकि अगर बात करें ए में, तो ए में ए और बी दोनों नंबर बैठा है, दोनों अल्फ़ाबेट बैठा है, ए और बी। और अगर ओनली ए ले लें तो हम लोगों को सिर्फ ए बताना है, ये वाला ए बताना है। यानी कि टोटल एन ए में से कॉमन पोर्शन इसको माइनस कर देना है, किसको, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देना है। अगर यदि कहीं पूछे कि ओनली बी बताना है, सिर्फ बी में कौन सा नंबर दिख रहा है, यानी अगर बी में बोला जाए कि बी में कौन सा मेंबर दिख रहा है, तो ये सी और बी दोनों मेंबर दिख रहा है। लेकिन कहे ओनली बी में कौन सा मेंबर दिख रहा है, तो ये वाला सी दिख रहा है। जब भी ओनली बी होगा ना तो पूरे बी में से कॉमन पोर्शन को माइनस कर देना है, कॉमन मतलब बी को माइनस कर देना है, ये वाला स्मॉल बी को। यानी कि ओनली बी में होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जितना होगा, और फिर उससे माइनस कर देना है ए और बी के इंटरसेक्शन को, है ना। यानी कि अगर यदि कई बार पूछेगा कि ना ही ए और ना ही बी में कितना मेंबर है, यानी नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, नॉर बी, तो हम लोग निकालेंगे एन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी ये हो गया नाइदर ए नॉर बी। हालांकि अभी हम लोग एक टॉपिक पिछला ही लेक्चर में देखे थे, डिमॉर्गन्स थ्योरम, वहाँ ये प्रॉपर्टी यूज हुआ था, ये लॉ यूज हुआ था। इस पूरे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ, अगर यदि पूरे पे लगाना है ना, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट लगा सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं जो भी यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी, यानी ये फॉर्मूला होगा। यानी अगर आइदर ए और बी बोला जाए, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइदर ए, अभी तो हम लिख के भी बता दिए हैं, है ना, आइदर ए और बी, ये भी हो सकता है। हम लोग इस पे बहुत सारा एग्जाम्पल अभी लेंगे। ये तो बात रहा कि जब सेट 2 रहे ए और बी, अभी हम लोग आगे बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सेट 3 रहे, है ना, अगर 3 सेट रहे, सपोज करिए ये एक रेक्टेंगल बना लिए, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये सेट सी है। सेट ए, सेट बी, सेट सी, जितना जगह दिख रहा है ना उसमें कुछ कुछ नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना, 5 एंड 7। हम आपसे पूछें कि टोटल ए बी सी में कितना मेंबर है, तो 7 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर है ना, 7 मेंबर टोटल। यानी इसको फॉर्मूला से ऐसे टोटल के लिए यूनियन वर्ड यूज करते, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी में कितना मेंबर है, तो हम लोग पहले लिखेंगे एन ए, फिर लिखेंगे एन बी, और फिर लिखेंगे एन सी। अब जब आप एन ए लिखे ना,
एन ए जब लिखे तो ये लिखे 1 2 7 और 6 है ना, और जब आप एन बी लिखे तो लिखे 3 4 2 एंड 7। तो याद देखिए साहब कि जब आप एन ए लिखे तो 1 2 6 और 7 लिखे, और जब आप एन बी लिखे तो 2 3 4 7 लिखे, मतलब ये 2 और 7 दो बार लिखा जा चुका है। एन ए के दौरान भी 2 7 आ गया और एन बी के दौरान भी 2 7 आ गया। तो एक बार हम लोग माइनस कर देंगे एन, ये 2 7 कहाँ बैठा है, ए और बी के गोद में है ना, तो माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन जब आप एन बी लिखे हैं यहाँ पे एन बी, तो एन बी में कौन कौन सा नंबर लिखे हैं, 2 3 4 7, और जब आप एन सी लिखे हैं तब यहाँ पे 4 5 6 7, मतलब ये 4 और 7 को दो बार लिख दिए हैं, तो एक बार वापस 4 7 को माइनस करना होगा। यहाँ माइनस करेंगे, 4 7 कहाँ बैठा है, तो बी और सी के गोद में बैठा है, तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिए। और उसके बाद जब यहाँ एन ए लिखे, एन ए जब लिखे तो 1 2 6 और 7, और जब आप एन सी लिखे तो 4 5 6 और 7, यानी एन ए और एन सी के दौरान ये जो 6 और 7 है ना, दो बार लिख दिए। एन ए के दौरान भी 6 7 आया है और एन सी के में भी 6 और 7 आया है, तो ये भी 6 7 दो बार लिखा गया है, एक बार 6 7 हटाना है। तो ये 6 और 7 कहाँ पे है, ए और सी के गोद में बैठा है, यानी ए और सी में कॉमन है 6 7, तो यहाँ पे माइनस करेंगे एन ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन एक छोटा सा हादसा हो गया। क्या हुआ कि जब आप ए इंटरसेक्शन बी मतलब 2 7 हटाए तो ये एक बार हटा, जब बी इंटरसेक्शन सी किए तब 4 और 7 हट गया, जब ए इंटरसेक्शन सी लिखे तो 6 और 7 हट गया। इस चक्कर में ये जो 7 है ना कहीं आया ही नहीं इस पे, है ना, 7 पूरा बिरादरी से गायब हो गया। यानी इस 7 को यहाँ पे लिख देना है। तो ये जो 7 है ना, गौर से देखिएगा तो आपको ये जो 7 दिखेगा ना, तीनों में बैठा है, तीनों का कॉमन पोर्शन है, ए का भी, बी का भी और सी का भी। तो एक बार प्लस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हालांकि घबराए नहीं, ये फॉर्मूला का यूज हम लोग जल्दी से क्वेश्चन जब भी 3 सेट का रहेगा ना तो उसको अलग मेथड बताएंगे क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व करने के लिए। हालांकि फॉर्मूला 3 सेट का अगर यूनियन करना हो तो यही होगा। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले 2 सेट दिया है ना, ए और बी, और एन ए यूनियन बी ये दिया हुआ है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। यानी ये 2 सेट का यूनियन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। अगर 2 सेट रहे ना तो एक ही फॉर्मूला जानते हैं अभी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का। अभी जो हम लोग 2 सेट वाला फॉर्मूला पढ़े वो ये है, हालांकि इसको हम मिटा देते हैं 3 सेट का। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला हम लोग देखें, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे कौन कौन सा टर्म दिया है, किसका किसका वैल्यू, इसका वैल्यू दे दिया है, कितना है 50, यहाँ पे 50 लिखेंगे। एन ए का भी वैल्यू दे दिया है 27, एन बी का भी वैल्यू दे दिया है 35, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 50 इक्वल टू ये कितना हो गया, और माइनस यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा 62 माइनस नॉट 52, 62 माइनस 50, यानी आंसर मिला 12। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर कितना आया, 12। हम लोग अभी एक आध और एग्जाम्पल लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम सभी।
क्वेश्चन है, इन ए कमिटी 50 पीपल स्पीक हिंदी, 20 पीपल स्पीक इंग्लिश एंड 10 पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज। प्यारे बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे कितना लैंग्वेज के बारे में जिक्र हुआ है। तो 2 लैंग्वेज दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश के लिए। हम लोगों को 2 बार क्वेश्चन रीड करना है ना। और क्वेश्चन में ये देखना है कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। हालांकि एक रूल भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन का भी यही होता है कि हम लोग देखते हैं कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। यहाँ पे 2 सेट दिया है। बोलता है एक कमेटी में 50 आदमी है, एक कमेटी में 50 पीपल जो है हिंदी, 50 व्यक्ति हिंदी बोलता है और 20 आदमी इंग्लिश बोलता है और 10 आदमी दोनों ही लैंग्वेज बोलता है, हिंदी और इंग्लिश। तो क्वेश्चन कह रहा कि हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस, है ना। कितना आदमी दोनों में से कम एक लैंग्वेज को ज़रूर बोलता है। यानी कि यहाँ पे 2 लैंग्वेज का जिक्र है। सबसे पहला लैंग्वेज है एच, तो यहाँ पे लिखेंगे एक सेट आप लेट कर लीजिए, है ना। सेट कैसे लेट करेंगे, आप लोग ए और बी से भी लेट कर सकते हैं, या फिर हिंदी और इंग्लिश है ना। एक सेट आप एच लिखिए और लिखिए कि ये लेट करना है। लेट एच इज इक्वल टू सेट ऑफ पीपल हो स्पीक हिंदी, है ना। एच फॉर हिंदी। और एक लैंग्वेज इंग्लिश का है तो लिखे ई इक्वल टू सेट ऑफ पीपल हो स्पीक इंग्लिश। अब आप नोट करिए कि क्या गिवन है ना। यानी कि यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच, हिंदी बोलने वाला टोटल कितना है। नंबर ऑफ पर्सन्स इन एच 50 है। नंबर ऑफ पर्सन्स इन इंग्लिश दिया हुआ है 20। और जो बोथ है, बोथ का याद करिए, जब भी रहे बोथ, है ना, जब भी रहे बोथ तो हम लोग कौन सा सिंबल लगाते हैं, इंटरसेक्शन लगाते हैं। या फिर बोथ के जगह पर कई बार कॉमन भी दिखेगा, तो कॉमन में भी हम लोग चाहे बोथ रहे या कॉमन रहे इंटरसेक्शन होगा, है ना। यानी गिवन है आपका हिंदी इंटरसेक्शन, इस दोनों बोलने वाला आदमी 10 ठो है ना। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज। अभी आप फॉर्मूला देखिए, जब भी एटलीस्ट रहे तो यूनियन निकाला जाएगा, यानी एन एच यूनियन ई आपको निकालना है कि ये कितना होगा। अगर इसका वेन डायग्राम देखिए ना, तो वेन डायग्राम में ऐसे लिखिए कि एक सेट है आपका एच हिंदी बोलने वाला, और ये एक सेट है ई इंग्लिश बोलने वाला। हिंदी बोलने वाला टोटल कितना आदमी है, 50 आदमी, और इंग्लिश बोलने वाला 20 आदमी है, और दोनों भाषा बोलने वाला 10 आदमी है ना। आपसे बोला गया है कि टोटल इस दोनों में टोटल कितना आदमी है। तो हम लोग तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 50 + 20 कितना हो गया, 70, और यहाँ पे 10 कर देंगे। कई लोग बोलेंगे 10, तो यानी कि 50 और 10 60 और 2 80 हो गया, है ना। 80 हो गया। लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा कि ये जो 10 है ना, 10 कॉमन है। चूँकि हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि 50 में से कुछ आदमी 10 आदमी जो है कि इंग्लिश भी बोल लेता है, और 20 आदमी में से 10 आदमी इंग्लिश हिंदी भी बोल लेता है। यानी 10 दोनों लैंग्वेज बोलने वाला है ना, हिंदी और इंग्लिश। तो हम लोगों को ये चीज़ निकालना है एच यूनियन ई का। जैसे हम लोग देखें ना, अभी एक फार्मूला देखे कि ए यूनियन बी का फार्मूला क्या था। तो ये लिखे थे NA + NB - NA इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस सेट का फॉर्मूला क्या होगा, NH यूनियन E का फॉर्मूला ये होगा NH + A के जगह पर H है और B के जगह पर यहाँ E है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे NH + NE - NH इंटरसेक्शन E। और किस किस का वैल्यू दिया है, NH का दे दिया है 50 और NE का दिया है 20 और इसका दिया है 10। तो साहब आंसर कितना आ गया आपका 60, है ना, 60। आप लोग भी कैलकुलेशन एक बार देखते जाइएगा। चलिए
चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। लिखा है इन एन एग्जामिनेशन 50% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश एंड 48% फेल्ड इन साइंस एंड 18% फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड साइंस। फाइंड द परसेंटेज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। बोला गया कि कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम हुआ है जिसमें से 56% आदमी जो है वो इंग्लिश में, कैंडिडेट जो है वो इंग्लिश में लुढ़क गया और 48% साइंस में लुढ़क गया और 18% दोनों में, इंग्लिश में भी और साइंस में भी। तो बताइए कि उस एग्ज़ाम में कितना परसेंट बच्चा पास हुआ है, कितना परसेंट कैंडिडेट पास हुआ है, वो निकालना है। तो सबसे पहले साहब एक बात तो याद रखिएगा, हालांकि आप लोग जानते होंगे है ना, परसेंट जब भी कैलकुलेट किया जाता है 100 में किया जाता है, यानी यहाँ टोटल तो 100 में काम कर रहा है ना। सबसे पहले यहाँ पे दो तरीके का लैंग्वेज है ना, इंग्लिश और साइंस दिया है, यानी दो सेट यहाँ पे बनेगा। लेट कर लेते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट कर लेते हैं दो सेट, एक लेते हैं ई फॉर इंग्लिश, यहाँ पर लिखते हैं सेट ऑफ कैंडिडेट फॉर इंग्लिश, और एक सेट एस मान लेते हैं साइंस के लिए, लिखते हैं सेट ऑफ कैंडिडेट फॉर साइंस। चलिए ये दो सेट है, हम लोग लेट कर लिए। साहब ये कह रहा है कि किसी एग्ज़ाम में इंग्लिश और साइंस में फेल का कुछ आंकड़ा दिया हुआ है। मान लेते हैं ये इंग्लिश का एक सेट है और ये साइंस का एक सेट लेट कर लिए, यानी 50% बच्चा, 50% कैंडिडेट इंग्लिश में फेल कर गया है और 48% कैंडिडेट साइंस में फेल कर गया है और 18% दोनों में, यानी दोनों में जो कॉमन आ रहा है। पहले गिवन करेंगे और क्वेश्चन ये देखेंगे कि टोटल कितना बचवा फेल कर गया, कितना कैंडिडेट फेल कर गया है, यानी यहाँ पे NE निकालेंगे। परसेंट को अभी छोड़ देते, यानी 56% दिया है ना, परसेंट को अभी छोड़ दीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन E इज इक्वल टू 56 होगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट इन एस इज इक्वल टू कितना है 48, और दोनों में कॉमन भी है, यानी कि ई इंटरसेक्शन एस में दिया हुआ है 18% कॉमन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, निकालेंगे कि टोटल कितना कैंडिडेट फेल हुआ है ना, टोटल कितना कैंडिडेट फेल हुआ है। और जब भी टोटल निकालना हो ना तो यूनियन निकाला जाता है। पहले आप ये निकाल लीजिए कि टोटल कितना परसेंट बच्चा फेल हुआ है। तो हम लोग उसके लिए टोटल के लिए एक ही चीज़ निकालेंगे। अगर दो सेट दिया है ना, पहला सेट ई और दूसरा सेट एस, तो टोटल वर्ड के लिए यूनियन निकालेंगे। और दो सेट के बीच अगर यूनियन हो तो एक ही फॉर्मूला जानते हैं, एन ई प्लस दूसरा सेट एन एस माइनस एन ई इंटरसेक्शन एस, और बिठा दीजिए ना यहाँ पे एन ई कितना है 56, एन एस कितना है 48, एन ई कितना है 18, यानी कि ये मिला 56 प्लस, यानी कि ये कितना हो जाएगा 30 हुआ, और ये हो गया टोटल 86, यानी 86% बच्चा उस एग्ज़ाम में फेल कर गया है। तो बोला गया है, क्वेश्चन है कि फाइंड द परसेंट हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, कितना परसेंट बच्चा दोनों सब्जेक्ट में पास कर गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट इज इक्वल टू 100 माइनस 86। क्यों 100? क्योंकि परसेंट कभी भी कैलकुलेट होता है तो 100 में कैलकुलेट होता है, तो 100 में हम 86 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो वही हो जाएगा फेल होने, पास होने का परसेंटेज। अच्छा, आंसर कितना आ जाएगा 14, है ना, 14%। ये हो गया आपका आंसर। लास्ट में आप परसेंट पूछा गया तो परसेंट लगा दिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं।
people 40 like cricket and 10 like both cricket and tennis? How many like tennis only and not cricket? How many like tennis? यानी दो क्वेश्चन है कि टोटल एक ग्रुप में 65 पीपल है, 65 लोग हैं, जिसमें से 40 लाइक क्रिकेट यानी 40 आदमी क्रिकेट खेलना पसंद करता है और 10 आदमी लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस यानी 10 पीपल दोनों चीज़ पसंद करता है, क्रिकेट और टेनिस। तो बोलता है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, यानी कितना आदमी सिर्फ टेनिस पसंद करता है, क्रिकेट नहीं, सिर्फ टेनिस कितना पसंद करता है। और क्वेश्चन दूसरा है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस, यानी टेनिस कितना पसंद करता है, यानी टोटल टेनिस पसंद करने वाला। यानी हम लोग जब भी तो कन्फ्यूजन जैसा क्वेश्चन लगता है कि सर यहाँ पे बोला गया हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, यहाँ भी टेनिस निकालने दे दिया और यहाँ भी टेनिस। तो पहला क्वेश्चन है ओनली टेनिस, यानी सिर्फ टेनिस खेलने वाला जो क्रिकेट नहीं खेलता है। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइक टेनिस, यानी टेनिस कितना खेलता है। हालांकि टेनिस खेलने वाला कई लोग क्रिकेट भी खेलता है, अलग बात है, लेकिन पहला क्वेश्चन में सिर्फ टेनिस, जो क्रिकेट नहीं खेलता खाली टेनिस खेलता है। और दूसरा क्वेश्चन में टेनिस खेलता है, यानी टेनिस खेलने वाला कुछ क्रिकेट भी खेलता है तो उससे मतलब नहीं है, टेनिस खेलने वाला। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दो तरीके का खेल हो रहा है, पहला क्रिकेट और दूसरा टेनिस। तो दो सेट लेट कर लिए। सबसे पहले एक सेट लेट कर लिए सी, सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, और एक सेट दूसरा टी लेट कर लिए, सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, दो तरीके का सेट। यानी कि यहाँ पे अगर फिगर देखें तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट टोटल के लिए होता है, यानी 65। यूनिवर्सल सेट को x लिखे, u लिखे, और दो तरीके का खेल हो रहा है, एक क्रिकेट का खेल होता है और दूसरा टेनिस का। यानी यहाँ पे दिया है गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इज इक्वल टू 40 आदमी क्रिकेट पसंद करता है और 10 आदमी दोनों चीज़ पसंद करता है। यानी कि यहाँ पे एक और बात दिया है C इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू 10, और आपसे कहा गया है ओनली टेनिस, यानी पहला क्वेश्चन निकालना है ओनली टेनिस, है ना। ओनली टेनिस मतलब इसको बोलते हैं ओनली टेनिस एंड नॉट क्रिकेट, यानी सिर्फ टेनिस कितना खेलता है। सिर्फ टेनिस मतलब समझे, अगर ये 40% है ना, तो 40 में से 10 टेनिस भी खेल रहा है, तो सिर्फ टेनिस वाला पोर्शन कौन सा हो गया। अगर फिगर को हम लोग यहाँ पे ऐसे लगा दें तो ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये सिर्फ टेनिस है, यानी कि ये पोर्शन नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, हम लोग अभी देखे थे ओनली क्या फॉर्मूला क्या था, यानी आपको निकालना है एन टी में से दोनों का सी और टी का कॉमन पोर्शन हटा देना है, यानी एन सी इंटरसेक्शन टी, ये चीज़ निकालना है। यानी ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट का यही चीज़ निकालना है, एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। और क्वेश्चन दूसरा ये जो है ना, ये फाइंड करना है। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइक टेनिस, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टेनिस, यानी ये चीज़ निकालना है। हम लोग दो तरीके का खेल देख रहे हैं ना, क्रिकेट और टेनिस। तो दो सेट के लिए एक ही फार्मूला जानते हैं, वो फार्मूला सी और टी दो सेट है ना, उसके बीच यूनियन लगा दीजिए। जैसे ए के जगह पर सी है और बी के जगह पर टी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी निकालना है। अगर यहाँ से यहाँ तक में किसी का वैल्यू जान भी रहे हैं ना, तो नहीं बिठाना है, ये पूरा हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है क्या, यस सी यूनियन टी दे रखा है, सी यूनियन टी नहीं, ये सी यूनियन टी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टोटल तो दे दिया है ना 65। तो यहाँ पे एक और बात गिवन है,
गिवन है क्वेश्चन में 65 का एक ग्रुप है, यानी कि NC यूनियन T इज इक्वल टू 65, ये गिवन है। यानी यहाँ से 65, NC कितना है 40 है, और इस पूरे में तो हम इसका मान जान रहे हैं 10 C इंटरसेक्शन T का, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं बिठाएंगे। क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन था ओनली टेनिस निकालना, और ओनली टेनिस होता है NT माइनस N C इंटरसेक्शन T, इसको छोड़ दिए हम लोग, यानी ये NT माइनस N C इंटरसेक्शन T एज इट इज रहा। इस 40 को जब इधर ले आएंगे तो 65 माइनस 40 इक्वल टू NT माइनस N C इंटरसेक्शन T होगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा टोटल। NC कितना दिया था आपका, NC 40 दिया था, यानी 25, यानी ये NT माइनस N C इंटरसेक्शन T कितना निकला 25 निकला। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे, दूसरा क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन है NT सिर्फ निकालना, यानी इसको हम मिटा देते हैं। ये पहला क्वेश्चन का जवाब दे दिए। अब दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था आपका NT निकालें, ठीक है। NT इज इक्वल टू व्हाट, तो साहब फिर से हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना। फॉर्मूला क्या निकालेंगे, अभी अभी हम लोग निकाल लिए। जब पहला क्वेश्चन निकाले ना, तो उसमें देखिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट या वीडियो को बैक करके देखिएगा, NT माइनस N C इंटरसेक्शन T निकाले 25 निकला, और यहाँ से इसी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही निकला था आंसर, है ना। पहला का आंसर इतना। दूसरा क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ NT निकालना था, तो यहाँ पे हम लोग NT इसके जगह पर वैल्यू रख देंगे। C इंटरसेक्शन T का मान दिया है 10, तो यहाँ पे 10 रख दिए, तो ये बनेगा NT इज इक्वल टू 10 प्लस 25 मीन्स आंसर हो गया 35, यानी 35% टेनिस पसंद करता है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। It was found that 25 people read Hindi newspaper, 26 read newspaper T, and 26 read newspaper I, and 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, and 3 read all the newspaper। और क्वेश्चन किया गया है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। सब समझिएगा, बोलता है एक सर्वे हुआ है 60 लोगों का, और पाया कि 25 आदमी H नाम का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और 26 आदमी T नाम का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और 26 आदमी I नाम का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और 9 लोग दोनों न्यूज़पेपर H और I दोनों पढ़ता है। 11 आदमी H और T दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और 8 आदमी T और I दोनों न्यूज़पेपर पढ़ता है, और 3 आदमी ऐसा है जो रीड ऑल द न्यूज़पेपर, मतलब सारा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, इसको फ्री मिलता होगा। अब देखिए बोला जा रहा है कि क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी कि उस कस्बे में, उस 60 पीपल में टोटल ऐसा कितना व्यक्ति है जो न्यूज़पेपर को पढ़ता है। और दूसरा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, यानी सिर्फ एक एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला टोटल कितना व्यक्ति है, ये दूसरा क्वेश्चन है। हम लोग इसको ना फॉर्मूला में वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला यूनियन वाला नहीं लिखेंगे, शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। यानी टोटल यूनिवर्सल सेट के एक्स लेट किए, सर्वे हुआ था 60 पीपल का, है ना। 60 पीपल का 3 तरह का अखबार है, न्यूज़पेपर है, एक H है और एक आपका ये लेट कर लिए H है, ये आपका T है, और एक लेटर एक जो है कि न्यूज़पेपर I है। जितना खाली जगह दिख रहा है ना, सबकी जगह पर एक अल्फ़ाबेट रख लीजिए। यहाँ A रख लिए, B रख लिए, C रख लिए, D रख लिए, E रख लिए, F रख लिए, Z रख लिए। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या कहा गया है, आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि आप निकाले
ए प्लस, पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, है ना, सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ने, यानी ये जो ए है ना, ए सिर्फ एच नाम का न्यूज़पेपर पढ़ता है। ये जो सी है ना, क्यों ऐसा समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो बी है ना वो एच और टी के गोद में बैठा है। इसका मतलब ये जो बी है वो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ता है, एच और आई दोनों। लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन में एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाला टोटल कितना पीपल है। तो ये जो ए है वो सिर्फ एच वाला न्यूज़पेपर पढ़ता है, ये जो सी है केवल टी वाला न्यूज़पेपर पढ़ता है, और ये जो आई है ना, ये जो ई है ना केवल आई वाला न्यूज़पेपर पढ़ता है। यानी दूसरा क्वेश्चन है ए प्लस सी प्लस ई निकालना है ना, ये निकालना है दूसरा क्वेश्चन। चलिए जो दिया हुआ है उसको नोट करते हैं। सबसे पहले लिखा है इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो एच में टोटल कितना महापुरुष दिख रहा है, ए बी जी एफ। तो यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी प्लस जी प्लस एफ, कितना दिया है 25। अब दूसरा देखिएगा 26 रीड न्यूज़पेपर टी। न्यूज़पेपर टी में कौन कौन सा मेंबर है, बी सी डी जी। तो यहाँ पे लिखेंगे बी प्लस सी प्लस डी प्लस जी, ये 26 हुआ। और फिर दिया है 26 रीड न्यूज़पेपर आई। न्यूज़पेपर आई में कौन कौन सा मेंबर, तो यहाँ ई एफ डी ई एफ जी। तो यहाँ पे लिखेंगे डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 26। उसके बाद लिखा है 9 रीड बोथ एच एंड आई। एच और आई में कौन कौन सा पुरुष कॉमन है, तो जी और एफ, है ना। तो यहाँ पे ले देंगे जी प्लस एफ इज इक्वल टू 9। अब फिर बोल रहा है कि 11 रीड बोथ टी एच एंड टी। 11 रीड बोथ एच एंड टी। तो H और T में कौन कौन सा पर्सन कॉमन है, तो G और C कॉमन है ना। G और C, H और T में B और G कॉमन है। तो यहाँ पे B प्लस G इज इक्वल टू कितना आदमी है, 11 आदमी। फिर यहाँ पे बोल रहा है 8 रीड बोथ T एंड I, यानी कि T और I में 8 रीड है, यानी G और D। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे G प्लस D इज इक्वल टू 8। और एक और लास्ट में दिया है 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर, यानी जो सारा न्यूज़पेपर पढ़ता है। यानी कि G एक ऐसा प्राणी है जो तीनों के गोद में बैठा है, H T और I। तो यानी G जो है वो तीनों पढ़ रहा होगा। तो हम लोग बारी बारी से सारा अल्फ़ाबेट निकाल लें। सबसे पहले देखिएगा कैलकुलेशन, यहाँ पे अगर G के जगह पर 3 रख देंगे ना तो D का मान आ जाएगा। यानी यहाँ से D का 3 रखेंगे तो 3 उधर जाके 8 माइनस 3, D का वैल्यू 5 आ गया। यहाँ पे अगर G का वैल्यू रख देंगे ना तो B का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा B इज इक्वल टू 8 मिलेगा, है ना। यानी 3 रख देंगे, 11 माइनस 3 8। और यहाँ से F का वैल्यू, G का वैल्यू जब 3 रख देंगे तो 9 माइनस 3, तो यानी कि 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा इसमें से किसी एक का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। E का वैल्यू आ जाएगा, D का मान आ चुका है 5, F का मान आ चुका है 6, 5 6 11, और G का मान 3 है, यानी 11 और 3 14। तो यहाँ पे हो जाएगा E इज इक्वल टू 26 माइनस 14, यानी कि 12। अब यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगा C का। B का मान आ चुका है, B का मान 8 है, D का मान आ चुका है 5, 13 हो गया, और G का मान आ चुका है 3, 13 और 3 16। तो यहाँ से C का मान आ गया 26 माइनस 16 मीन्स 10। यहाँ से भी एक वैल्यू आ जाएगा A। जरा गौर से देखिए B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 8 है, G का वैल्यू कितना है 3, 11 हो गया। F का वैल्यू कितना है 6, 11 और 6 कितना हो गया 17, यानी कि 25 माइनस 17, है ना। ये कितना हो जाएगा,
8 हो जाएगा, है ना, 8 हो गया। आप लोग भी एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर देते हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ निकालना है, प्लस जी निकालना है। तो a का मान कितना है, a का मान 8 रखेंगे, b का मान कितना है, b का मान भी 8 है, c का मान कितना है, सी का मान हम लोग निकाल चुके हैं 10, डी का मान कितना है, डी का मान 5 है, ई का मान कितना है, ई का मान कहीं देखिए 12 है, और फिर एफ का मान कितना है, एफ का मान 6 है, जी का मान कितना है, तो टोटल कहीं पर जी, हाँ जी का मान 3 है, लिख दिए। सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, ये 16, 10 26 और 5 31, 31 और 12 41, 43, यानी कि टोटल आंसर 52 आ रहा है। चलिए अब क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन दूसरा है कि a प्लस सी प्लस ई निकालिए, है ना। क्वेश्चन था एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर जो पढ़ता है, मीन्स ए सी और ई, यही तीनों व्यक्ति केवल एक एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो a का मान कितना है, a का मान आ चुका है 8, और फिर c का मान कितना है, c का मान आ चुका है 10, और फिर e का मान कितना है, e का मान आ चुका है, कहीं ढूंढने से मिलेगा 12। तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, 22 और 8 ये यानी 30 मिल गया। ये दूसरा क्वेश्चन। यानी दोस्तों जब आप लोगों को ये देखना है 3 सेट हो ना, तो कुछ इसी तरीके का ABC वाला फॉर्म लेना है। हालांकि हम हो सकता है अगला लेक्चर फार्मूला बेस्ड और इसका 3 सेट्स का और भी एक डालें, हालांकि ज़रूरत तो नहीं पड़ता है, लेकिन देखते हैं। चलिए आज सेट थ्योरी इतना तक में ही, आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।